कुशलेन जी नमस्कार। मैं नमस्कार दीक्षित बोल रहा हूँ बिफोर पिंड से। सर। आपका बहुत बड़ा तजुर्बा है पत्रकारिता में और जी आपका जिला भी बहुत महत्वपूर्ण है समस्तीपुर। जी आप दैनिक जागरण में ब्यूरो चीफ रहे, फिर आप संपादक भी रहे रांची में किसी उसमें, और आप बिफोर पिंड के लिए भी कुछ करते रहते हैं। आपकी बहू भी बहुत अच्छा कर रही है। हम ये जानना चाह रहे हैं कुशलेन जी, आवाज मेरी मिल रही है ना? सर। तो मुझे आपसे ये जानना है कि समस्तीपुर में कुल कितनी सीटें हैं, बात नंबर 1। फिर वहां पे वोटिंग का परसेंटेज क्या रहा, चुनाव के मुद्दे क्या रहे, और जो जितनी सीटें हैं उसमें कौन कितनी सीटें जीत रहा है दोनों गठबंधनों में, या किसी तीसरे को जा रही है। जी यूथ की क्या भूमिका रही, महिलाओं की क्या भूमिका रही, इन सारों मुद्दों पे मुझे जानकारी चाहिए ताकि जो एग्जिट पोल के कारण ये कंफ्यूजन हुआ है वो दूर किया जा सके। सर। बाकी तो कल इतने टाइम तक सब क्लियर हो चुका होगा, जी लेकिन हम चाहते हैं उसके पहले सहूलियत दे दी जाए, क्यों लोग माथापच्ची करें। ठीक है ना? जी तो अब आप मुझे सिलसिलेवार तरीके से बताइए, पहले कितनी सीटें और इस सब बात में आती। समस्तीपुर जिले के कुल 10 विधानसभा सीटों में कई प्रत्याशियों की प्रतिष्ठा इस बार दांव पर लगी हुई जी। है। इसमें सबसे हॉट सीट हसनपुर विधानसभा का माना जा रहा है, जहां राजद के तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ने के लिए आए हुए हैं। जी जी वो जी जी। यहाँ के जदयू विधायक राजकुमार राय पिछले 2 टर्म से जी इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए आ रहे हैं। जी जी। दूसरी सीट है, हॉट सीट माना जा रहा है, विजय कुमार चौधरी जी सरारंजन विधानसभा क्षेत्र का, जो विधानसभा के अध्यक्ष भी निवर्तमान अब हो गए हैं। उनकी भी सीट हॉट माना जा रहा है। उनके यहाँ भी टसल काफी है, और ऐसा नहीं समझा जा रहा है कि विजय बाबू का विरोध नहीं हुआ। मेडिकल कॉलेज खुलवाए, इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवाए, लेकिन इस साल जो बाढ़ आई हुई थी, मैं स्वयं आंख से देखा हूँ कि गरीब तबके के लोगों में उनके प्रति ज्यादा आक्रोश है। अच्छा अच्छा अच्छा। खैर इस पे हम लोग सराय रंजन में बात कर लेंगे जी। 10 सीटों में कितनी एनडीए को जा रही है, कितनी महागठबंधन को जा रही है? समस्तीपुर के 10 विधानसभा सीट में से अभी तक जो चुनाव के गणित रखने वाले ज्ञाता लोग हैं, उनका मानना है कि हसनपुर विधानसभा सीट पर कड़े मुकाबले में तेज प्रताप यादव की स्थिति काफी अच्छी है। जी। सरारंजन विधानसभा क्षेत्र है। मेरा सवाल ये है कौशलेन जी कि 10 में कितनी सीट आप एनडीए को दे रहे हैं और कितनी आप महागठबंधन को? एनडीए को मैक्सिमम 3 सीट से ज्यादा नहीं मिलने जा रहा है। मतलब 7 सीट आपके हिसाब से महागठबंधन को महागठबंधन में जाने वाला है। अच्छा अच्छा। अब आप सराय रंजन से शुरू करिए, ठीक है जी। कि सराय रंजन की क्या स्थिति है? सराय रंजन में जो है वो विजय चौधरी की स्थिति अच्छी है, लेकिन उनका जो मुकाबला है वो राजद के अरविंद कुमार सहनी से है ना। और ये भी इस क्षेत्र में काम करते आए हैं, पार्टी के लिए भी किए हैं और जन समस्याओं को लेके भी आवाज उठाते आ रहे हैं। तो यहाँ दोनों के बीच कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। कड़ा मुकाबला जी। तो पलड़ा उसमें किसका भारी लग रहा है? पलड़ा विजय बाबू का ही भारी अच्छा लग रहा है जी। अब ये हसनपुर हो गई जी, यहाँ पे भी कड़ा मुकाबला आप कह रहे हैं? यहाँ पर भी कड़ा मुकाबला है। तीसरा हॉट सीट माना जा रहा है कल्याणपुर
कल्याणपुर सुरक्षित। तेज प्रताप के बारे में आप क्या मानते हैं? कहाँ? हसनपुर में तेज प्रताप जीतेंगे या हारेंगे? तेज प्रताप की संभावना है 95% वो जीत जाएंगे। अच्छा, 95%। जी 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 जी, क्योंकि उनके साथ युवाओं की एक लंबी फौज थी और जिन्होंने एग्रेसिव होकर के वोटिंग किया है। अच्छा। सबसे प्लस पॉइंट है कि एग्रेसिव वोटिंग वहाँ के युवाओं ने किया है। हाँ, तो फिर उसका फायदा इनको मिलेगा ही। जी जी सर। अब तीसरी सीट कल्याणपुर। जी, कल्याणपुर में निवर्तमान मंत्री महेश्वर हजारी, वो सुरक्षित सीट माना जाता है जी। और वहां से निवर्तमान मंत्री महेश्वर हजारी का सीपीआई के उम्मीदवार रंजीत कुमार राम से उनका हुआ है जी। हालांकि सीपीआई का ये गढ़ नहीं माना जाता है, लेकिन जो सीपीआई का जो कैडर वोट है वो कहीं हिलडुल नहीं सकता है। प्लस इन महेश्वर हजारी के साथ एक माइनस पॉइंट यह इस बार देखा गया कि बाढ़ प्रभावित इनका क्षेत्र है। कंप्लीट 60% इनका जो क्षेत्र पड़ता है वो बाढ़ प्रभावित, और है कि इन्होंने कोई मदद नहीं करवाई सरकार से न प्रशासन से इनके। जी, और ये कई जगह इनका घोर विरोध हुआ है, यहाँ तक कि इनके बैनर और पोस्टर को भी फाड़ दिया गया। अच्छा। लेकिन आफ्टर ऑल ये रेस में आगे दिख रहे हैं। अच्छा, ठीक है जी, ये रेस में आगे दिख रहे हैं जी। और अब बच गया समस्तीपुर जी। समस्तीपुर में निवर्तमान विधायक जो इस बार इनका तीसरा टर्म हो रहा है जी। 2 बार से वो विधायक होते आ रहे हैं जी। आरजेडी के उम्मीदवार हैं, अख्तरुल इस्लाम शाहीन है जी। उनका जो मुकाबला है अश्वमेध देवी से जी। अश्वमेध देवी भी एक बार सांसद और 2 बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व वो विधानसभा में भी कर चुकी है जी। वो भी अच्छी कैंडिडेट है। लेकिन अभी के दौर में जो देखा जा रहा है कि आरजेडी के प्रति लोगों का रुझान जो है वो ज्यादा देखने को मिला। वो अश्वमेध देवी अपने कास्ट वोट पर, कुशवाहा वोट पर आधारित थे, बिल्कुल ही थे, लेकिन चुनाव के 2 दिन पहले तक आरजेडी ने अपना बेस वोट को छोड़ करके और इनके वोट में जबरदस्त सेंधमारी किया। अच्छा। उसका जो बेस वोट है जो आरजेडी का माना जाता है यादव और मुस्लिम, वो तो उनका था ही। अब उन्होंने देखा कि मेरी स्थिति जब ठीक नहीं हो है, ये हम पर भारी पड़ रहे हैं, तो चुनाव से मात्र 2 दिन 3 दिन पहले उनका कैंपेनिंग इनके वोट बैंक में हुआ है और उसमें वो सक्सेस दिख रहे हैं, कामयाब रहे। जी, उसमें वो कामयाब हो गए। जी। जैसा कि लगता है, हम 40 बूथों का निरीक्षण किया, उसमें लगता है कि हर जगह आरजेडी का कुछ न कुछ वोट इनका मिला है, जो कि मुख्य रूप से जदयू का वोट था, यानी एनडीए का वोट था। जी। नेक्स्ट अब बच गया, अभी आपकी कई बची हुई हैं। जी जी। अब बच गया मुड़वा। मुड़वा के निवर्तमान विधायक वहाँ के जो है वो विद्यासागर निषाद, विद्यासागर सिंह निषाद बोलते हैं, वो जदयू से है और उनका रणविजय साहू राजद से उनका मुकाबला हो रहा है। जी। तो इस बार जो स्थिति देखी जा रही है, इस जैसे पिछले चुनाव में ये हम लोग भी मानते थे कि जदयू का उम्मीदवार जीतेगा और जीत भी गए वो, लेकिन इस बार दोनों में कड़े मुकाबले देखे जा रहे हैं। कौन जीतेगा ये कहना मुश्किल है। अच्छा। चूंकि पिछली बार से राजद का
वोट बैंक काफी बढ़ गया है जी इस बार। जी जी। हाँ, इस बार वोट बैंक में राजद की वृद्धि हुई है और इसका लाभ राजद के हर उम्मीदवार को मिलने जा रहा है। जी जी। अब मोरवा के बाद? मोरवा के बाद मोहद्दीनगर। जी। मोहद्दीनगर से एजिया यादव आरजेडी के उम्मीदवार हैं और राजेश कुमार सिंह भाजपा के उम्मीदवार हैं। जी। एजिया यादव वहां से प्रतिनिधित्व पिछले विधानसभा चुनाव से कर रहे हैं और वो मुख्य रूप से यादव का गढ़ माना जाता है। वहाँ यादव 60,000 वोटिंग करते हैं और उसमें मैक्सिमम वोटिंग हुआ है इनके पक्ष में हुआ है और सबसे भाजपा का माइनस पॉइंट है कि ये जी राजपूत जाति से आते हैं। हालांकि राजपूत का भी वोटरों की संख्या वहाँ ज्यादा है, लेकिन इनके साथ माइनस पॉइंट ये हुआ है कि ये अपना वोट गिरा ही नहीं पाए। हाँ, ये लोग अपना वोट पोल ही नहीं कर पाए, है ना। 30 से 35% इनका वोट हुआ है और उस सब का 60% वोट हुआ है। अच्छा अच्छा। तो स्वतः अनुमान इस बात का लगाया जा सकता है कि किसका पलड़ा भारी। जी 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 जी। अब बच गया उजियारपुर। जी। उजियारपुर में 2 बार से प्रतिनिधित्व आरजेडी के करते आ रहे हैं आलोक कुमार मेहता, जिनका मुकाबला भाजपा के प्रोफेसर शील कुमार राय से है। जी। प्रोफेसर शील कुमार राय भाजपा के लिए बिल्कुल नए चेहरा है। जी। हालांकि वो राजनीति में काफी दिनों से एक बार विधायक भी बने थे लोजपा से, जी। लेकिन भाजपा के लिए वो बिल्कुल नया चेहरा है और 1 महीने पहले तक सीए का विरोध, इस सब का विरोध करते, धरना प्रदर्शन करते थे कि ये सीए नहीं लागू होना चाहिए, ये नहीं लागू होना चाहिए। उनको भाजपा ने बुला के और टिकट दे दिया। वो शील कुमार राय बाईकास्ट यादव है और वो क्षेत्र मुख्य रूप से कुशवाहा का माना जाता है, जहां से 2 बार ये प्रतिनिधित्व कर चुके हैं क्या आलोक मेहता। जी। आलोक मेहता 2 बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और उनकी स्थिति काफी अच्छी मानी जा रही है। यहाँ तक कि अभी चुनाव आयोग का कहना है कि रिजल्ट आउट नहीं करना है, लेकिन एक तरह से वो जीत ही चुके हैं। अच्छा। हाँ, एक ही तरह से वो जीत ही चुके हैं। अब रोसड़ा बच गया। जी। रोसड़ा से भाजपा के उम्मीदवार हैं वीरेंद्र कुमार और कांग्रेस के हैं नागेंद्र कुमार विकल। वीरेंद्र कुमार जो है वो लोकल है जी और नागेंद्र कुमार विकल है। इनको पटना से लाया गया है, कांग्रेस पटना से लाके इनको अपना उम्मीदवार बनाई है। जी। वीरेंद्र कुमार जो है मुख्य रूप से शुरू से आरएसएस से जुड़े हुए रहे, इसी आधार पर इनको टिकट मिला है। जी। गरीब भी है, लेकिन इनको कार्यकर्ता में काफी पैठ है, जिसके कारण इनका वहाँ पलड़ा भारी है। जी। और एनडीए को अगर कोई सीट आता है तो एक ये भी समस्तीपुर जिला में है, जहाँ की इनको जीतने की 90% उम्मीद है। अच्छा। अब बच गया विभूतिपुर। जी। विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र ऐसा रहा है कि पिछले 30 सालों से वो माकपा के कब्जे में, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कब्जे में था और वहाँ के विधायक रामदेव वर्मा बनते आ रहे हैं। वहाँ ब्राह्मणों का वोट कम है और कुशवाहों का मुख्य रूप से 2 ही जात के लोग वहाँ डोमिनेट करते हैं। तो इसी आधार पर रामदेव वर्मा वहाँ से 5 बार मतलब प्रतिनिधित्व उस क्षेत्र का किए। पिछले चुनाव से वहाँ के विधायक जदयू के रामबालक सिंह हुआ करते थे।
उनको इस बार भी पार्टी ने टिकट दिया, सिटिंग के आधार पर पार्टी ने टिकट दे दिया। उनका जो मुकाबला है वो चंद्रबली ठाकुर से है, लोजपा के चंद्रबली ठाकुर है। हालांकि ये चंद्रबली ठाकुर एक बार बिंदेश्वरी दुबे के समय में 5 साल विधायक थे, लेकिन इनको कांग्रेस ने टिकट जब नहीं दिया तो ये लोजपा का दामन थाम लिए जी। और ब्राह्मण खासकर उच्च जाति के लोग जितने हैं एग्रेसिव होकर के इनको वोट दिया है। अच्छा। एग्रेसिव होकर के वोट दिया है। तो यहाँ इनकी स्थिति है। और तीसरे उम्मीदवार वहाँ माकपा ने अपना खड़ा किया अजय कुमार को। तो चूंकि वो क्षेत्र माकपा का माना जाता है तो इसलिए माकपा के उम्मीदवार अजय कुमार हुए। और वहाँ मुकाबला जो देखा जा रहा है तो चंद्रबली ठाकुर यानी त्रिकोणात्मक संघर्ष वहाँ है। जी। कौन जीतेगा यह अभी स्पष्ट नहीं कहा जाता है है ना। जी। चंद्रबली ठाकुर है, अपने वोट बैंक पर वो भरोसा कर रहे हैं। माकपा का जो कैडर वोट है उस पर भरोसा किया जा रहा है। और जदयू के जो उम्मीदवार हैं रामबालक सिंह, वो भी बाईकास्ट कुशवाहा है। तो उनका ये है कि हमने क्षेत्र का विकास किया। अच्छा। अब जहां तक विकास की बात कहा गया है, विकास की बात की चर्चा तो युवाओं में खास करके हुई है। एक और यहाँ पर मुद्दा हुआ है कि युवाओं में बेरोजगारी के सवाल पर यहाँ भी मतलब वोटिंग की गई है। बेरोजगारी एक सवाल रहा, दूसरा सवाल रहा बाढ़, जिसमें सरकार कोरोना और प्रवासी मजदूर नहीं रहा। कोरोना और प्रवासी मजदूर जो आए वो फिर यहाँ से चले गए वापस। अच्छा। कोरोना काल में जितने प्रवासी मजदूर आए थे लगभग उसमें 80% यहाँ से फिर अपनी रोजी रोटी के लिए चले गए। तो उनके परिवार तो होंगे? उनके परिवार हैं। तो उनका आक्रोश नहीं है? उनमें आक्रोश है कि उनको राशन मिला, वो संतुष्ट है। अच्छा। हाँ, एक चीज नीतीश कुमार का प्लस पॉइंट ये देखा जा रहा है कि महिलाएं इनके पक्ष में इस बार देखी जा रही। अच्छा। मैंने कई लोगों से बात किया, कई महिलाओं से बात किया, तो उसने अपनी भाषा में बताया है, वो महिला बताई है कि हमर दुल्हा दिलसिन दोसर में लेकिन हम दिलिए हम तीर छाप। अच्छा। हम कली कल्ला जल हो तीर छाप पर तो दारू बंद कर दे। अच्छा। घर में बर्बादी होइत रहे। नहीं, वो तो खैर अच्छा काम भी था, लेकिन दारू लेकिन अच्छा काम, ये सराहनीय काम है नीतीश कुमार का। ड्रीम प्रोजेक्ट में इनकी ये काम लिया गया, ये सराहनीय काम है। लेकिन युवा वर्ग के लोग इसको अच्छा नहीं माने। अच्छा। युवा वर्ग का लोगों का कहना है कि हम पिएंगे, अपनी कमाई से पीते हैं, हमको क्या हुआ कि 400 का शराब हमको 800 में मिल रहा है। अच्छा। हाँ, और इसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी। जी। नीतीश कुमार ने ये कहा था कि जो शराब के लाइसेंस वाले थे, जिनका लाइसेंस मतलब शराब खत्म होने पर है ना, सबको दूध का लाइसेंस दिया गया, किसी को दूध नहीं। अगर किसी पंचायत में शराब की दुकान थी तो वहाँ 10 दुकान खोल करके लोग भुजा का दुकान, कचरी का दुकान खोल करके अपने परिवार को चलाते हैं। जी। और उस दुकान से उसका परिवार चलता था। जी। है शराबबंदी नीतीश कुमार का टोटल प्रोजेक्ट ये फेल कर गया। हर घर में शराब होम डिलीवरी है। अंतर यही है, मिल जाता है अब घर में, लेकिन दाम ज्यादा लगता है। जी। ये सब जो है युवा वर्ग को ज्यादा प्रभावित किया और युवा वर्ग इस बार निर्णायक वोट साबित हो रहा है। जी। सर, सारी ट्रांसपेरेंसी हो गई ना आपकी? जी, सारा ट्रांसपेरेंसी। बहुत बहुत धन्यवाद कौशलेंद्र जी आपका। आपने बहुत विस्तार से, बहुत इत्मीनान से सारी बात बताई। इससे पाठकों को समझने में बहुत राहत होगी, बहुत मदद मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।